नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, आपका वक्त अपने अपने घरों में अच्छा गुजर रहा है। नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन फैलती जा रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि अवाम एहतियात नहीं कर रही, हाथों को बार बार नहीं धोया जा रहा, मास्क सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसके अलावा कम से कम बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें ताकि आप इस वबा से बच सकें। नाजरीन, नौजवान नस्ल किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, चाहे वो सियासी तरक्की हो या जमहूरी तरक्की हो। अगर बात की जाए तहरीक पाकिस्तान की, तो उस टाइम भी नौजवान नस्ल ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया और अपना सिक्का मनवाया। नाजरीन, जमहूरी पार्टीज़, जितनी भी जमहूरी पार्टीज़ हैं, वो हर तबके की नुमाइंदगी का दावा तो करती हैं, लेकिन नौजवान तबका कोई ख़ास मुतमईन नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह यह है कि मफाद परस्त सियासतदान नौजवान को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फैसला साजी अपने हाथ में रखते हैं। वो नोट और वोट के जरिए नौजवान को इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उनसे कुछ पूछा नहीं जाता। आइए चलते हैं, आज हम बात करेंगे कि नौजवान तबके को अगर सब्ज़ बाग सिर्फ ना दिखाए जाएं और उन्हें सियासत में इन्वॉल्व किया जाए, उनको शमूलियत दी जाए, सियासत में दी जाए, तो वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। उसके अलावा नौजवान नस्ल का सियासत में होना किस हद तक ज़रूरी है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के यंगेस्ट सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में, पॉलिटिक्स में यूथ की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़ुद भी एक यूथ का पार्ट हैं और यंगेस्ट सेनेटर हैं, तो शायद ये बेहतर तरीके से हमें ये एक्सप्लेन कर सकें। और सेकेंडली, किस हद तक इनकी जो हुकूमत है, जो PTI है, उसने यूथ को सियासत में सपोर्ट किया। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आवाम को गाइड करने की कोशिश की। अच्छा, मुझे ये बताएंगे ज़ीशान साहब कि आपको क्या लगता है कि अभी यूथ कितने % इन्वॉल्व है सियासत में पाकिस्तान में? देखें, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि इस पे जितनी बातें हों हमारे मुल्क में, तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर PTI की नुमाइंदगी करता हूँ तो मैं इस चीज़ को ज़रूर डिस्कशन में लाना चाहता हूँ कि देखें, हमारी यूथ जो थी पिछले एक दो सदियों से उनको एक दो डेकेड से उनको इग्नोर किया गया था, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। तो जब खान साहब आए, उन्होंने यूथ को उठाया, उन्होंने यूथ को समझा पहले से, क्योंकि वो ख़ुद जब क्रिकेट के टाइम से लेके उन्होंने पूरी उम्र अपनी एक स्ट्रगल में निकाली है और वो इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझते थे यूथ को। तो इसीलिए लोग कहते थे उस टाइम पे कि जी, जब उनकी तहरीक उरूज पे थी और इलेक्शन 2018 के टाइम पे भी, उससे पहले भी लोग कहते थे कि जी, खान साहब वाकई में यूथ को अपील करते हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि उनमें एक सलाहियत थी और असल में उनकी वो जो सोच थी कि यूथ को इग्नोर किया गया। तो अब अगर आप देखें तो यूथ ने बड़ा सपोर्ट दिया और आज अगर इमरान खान वज़ीर आज़म है तो इसमें उसी यूथ का बहुत बड़ा हाथ है। और अब वो चाहते हैं कि जो खान साहब ने एक सोच रखी है यूथ के हवाले से, वो उसको आगे लेकर जाएं। जिस मैं समझता हूँ कि अभी अगर आप देखें तो PTI ने बड़े ऐसे प्रोग्राम्स दिए हैं यूथ के लिए, और उसके जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं हुकूमती लेवल पे, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में यूथ को इन्वॉल्व करना या उनको हुकूमत में इन्वॉल्व करना, खान साहब ने एक अच्छा प्रोग्राम बनाया है टाइगर फोर्स का, जिसकी बड़ी तनकीद भी की जाती है कि ये किस पर्पस के लिए है, इसका मकसद क्या है। तो मैं समझता हूँ कि टाइगर फोर्स का मकसद और कुछ नहीं है, इसको सिर्फ यूथ को इनकरेज करने के लिए कि आप आएँ। अगर आप हुकूमत के नुमाइंदे नहीं भी हैं, अगर आप सिस्टम में नहीं भी हैं, तो आप फिर भी इसका पार्ट बन सकते हैं। आएँ, आप देखें इस सिस्टम को, देखें कि ये कैसे चलता है, क्योंकि यही यूथ है, यही नौजवान है जो कि आगे इस मुल्क को चलाएँगे। अच्छा, एक और बात है, वो ये है कि यूथ जो है वो स्टार्ट में तो हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी करता है। इसी तरह PTI को, जब PTI ने ये स्लोगन रेज़ किया, ये आवाज़ उठाई कि हम यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, उसके लिए एक पार्टी बना रहे हैं और उसी का इंटरेस्ट सामने रखा जाएगा।
तो यूथ ने बड़ा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी लिया और अपना काम भी दिखाया, मेहनत भी की। तो यूथ जो है वो आजकल कोई ख़ास तौर पर ज़्यादा ख़ास मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा। जो उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं या उनके साथ काम किया जा रहा है, तो क्या वजह, आपको क्या लगता है? देखिए, अब इसमें तो ज़ाहिरी बात है, ये तो इसमें दो राय हो सकती हैं। हमारे हिसाब से जो यूथ समझ सकती है इस बात को कि खान साहब और हुकूमत जो है वो लगी हुई हैं, प्रोग्राम्स डेवलप कर रही हैं। कुछ प्रोग्राम्स जिनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी हो सकती है वो हो रही है, और उसमें काफ़ी नौजवान जो हैं वो उन प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। मैं आपको जल्दी से एक मिसाल दूंगा, जो कि पीटीआई ने एजुकेशन बजट जो मुख्तस किया गया, उसके अलावा एहसास प्रोग्राम में बड़े स्कॉलरशिप्स दिए हैं नौजवानों के लिए, जिसमें 50% जो है वो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए है। कोई 2 लाख स्कॉलरशिप्स इन्होंने अनाउंस किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूथ इस टाइम पे अगर किसी को पता नहीं भी है, तो हम चाहते हैं कि ये लोगों को पता चले, ये चीज़ें इनकी पब्लिसिटी हो। और 2 लाख स्कॉलरशिप ये जी एक छोटी चीज़ नहीं है। इस पैमाने पे कभी भी स्कॉलरशिप पाकिस्तान में पहले नहीं दिए गए हैं। अच्छा, नौजवान जो हमारा तबका है उसकी जानिब से एक ये सवाल भी उठता है कि जिस टाइम पे सियासी जमातों का काम होता है हमसे, तो हमें रोड्स पे भी निकाल लेते हैं, कंटेनर्स पे भी चढ़ा देते हैं। लेकिन जिस टाइम पे हमें दावे भी करते हैं, बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं और प्रोग्राम्स भी निकाले जाते हैं, जिनका नाम भी हर हुकूमत आती है वो एक नए नाम से एक प्रोग्राम निकाल देती है, कोई नए हम ये कर रहे हैं, वो मेंशन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे फ़ैसला साजी का वक्त आता है, तो इवन जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड जो हमारे यूथ है, यानी आप कह लें कि नौजवान तबका है, उसको पीछे कर दिया जाता है, उससे पूछा नहीं जाता, उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। क्या वजह? देखें, मुझे बाकी पार्टीज़ का नहीं पता कि उनके इस हवाले से उनकी क्या सोच है, लेकिन पीटीआई में तो नौजवान अगर आप देखें तो तंजीमी ढांचे से लेके असम्बलियों तक नौजवानों को काफ़ी हिस्सा दिया गया है। और ये खान साहब की एक अपनी सोच है, जिस तरह मैंने पहले कहा है। तो अगर आप देखें तो नौजवानों की काफ़ी तादाद है। अगर हमारे नेशनल असम्बली में आप देखें, अगर हमारे प्रोविंशियल असम्बलीज़ में MPAs वगैरह जितने भी हैं, तो उसमें काफ़ी नौजवान हैं। हमारे तंजीम में और हमारे तंजीम से ही सारे जो नौजवान हैं उधर से निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये PTI की एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि हम PTI नुमाइंदगी दे रही है नौजवानों को। और इस टाइम पे अगर आप देखें तो ख़ास करके मैं चूँकि ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक़ है, तो उधर तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी तो है ही, लेकिन तकरीबन कोई 95-94 MPAs हैं PTI के, और उसमें कोई 30-40% यंग नौजवान हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। और मैं समझता हूँ कि खान साहब की अपनी एक सोच है नौजवानों के बारे में। वो समझते हैं कि इनमें सलाहियत होती है स्ट्रगल करने की, और एक अच्छे नीयत के साथ अगर आप एक स्ट्रगल को जारी रखें तो वो आपके मुल्क के लिए ही मजमूई तौर पे काम आ सकती है। अच्छा, अभी जो नौजवान है आपका असेंबली में है, सियासत में है, पॉलिटिक्स में, उसको किस तरीके से ये जो हुकूमत है वो यूटिलाइज़ कर रही है, जो प्रोग्राम्स निकाले उसमें जो नौजवान इन्वॉल्व हैं, और कैसे बेहतरी लाई जा सकती है इस सियासी स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये जो निज़ाम है इसको बेहतर बनाया जा सकता है नौजवान को इन्वॉल्व करके, आपको क्या लगता है? जैसा अभी इससे पहले मैंने आपको ये टाइगर फोर्स का बताया, तो देखें ये एक बड़ी नई सोच है। ये पहले किसी पार्टी ने ये सोच नहीं रखी कि नौजवान को आप कैसे सियासत में या हुकूमत में इन्वॉल्व करें ताकि वो आपको फीडबैक भी दे सके, और वो एक फ्यूचर जनरेशन जो है उनको आप तैयार कर सकें, उनको बता सकें कि असल में हुकूमत और सिस्टम के क्या लिमिटेशंस हैं
और सिस्टम में क्या खूबसूरती है हमारे इस मुल्क के जो मुख्तलिफ़ सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ हुकूमत के लेवल पे नहीं है। अगर आप देखें तो जुडिशरी के हवाले से अब अगर वकला ब्रदरान की उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हों तो उसमें भी नौजवानों की एक बड़ी तादाद में उनकी नुमाइंदगी होती है और वो एक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है कि वो अभी से ही इसमें इन्वॉल्व हों और ऐसे प्रोग्राम्स में अब आप अगर देखें तो पीटीआई के एक और प्रोग्राम है ग्रीन यूथ प्रोग्राम के नाम से, जिसमें बेसिकली जो आपके क्लाइमेट चेंज माहौलियात या उसको कह लें कि खान साहब उस पे भी बड़ा काम करना चाहते हैं और उन्होंने यूथ को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है इस प्रोग्राम के ज़रिए। अच्छा। कि अगर हमारे पूरे मुल्क में हम कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करना चाहें, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में हम जितनी भी कोई चीज़ें कुछ कर रहे हैं तो उसमें यूथ इन्वॉल्व हो और वॉलंटरीली इन्वॉल्व हो, क्योंकि यूथ तो करना चाहती है ना। देखें उनमें तो ये सलाहियत है कि वो मेहनत कर सकते हैं और बग़ैर किसी कोई फ़ायदा कि उनको उसमें कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वो उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और वो ख़ुद भी ये चाहते हैं। तो ये एक डिस्कनेक्ट रहा है पहले लीडरशिप और यूथ के बीच में, जो कि खान साहब नहीं चाहते कि ये डिस्कनेक्ट हो। और एटलीस्ट पीटीआई के टाइम पे, पीटीआई के इस गवर्नमेंट में तो वो इनको इन्वॉल्व करना चाहती है और ताकि हम उनको साथ साथ आगे भी लेके बढ़ें। मे बी ये कोई मिसकंसेप्शन हो या मिसकंसेप्शन है यूथ में, या मे बी ये सच हो। आप बताएंगे इसके बारे में कि क्या ये वही यूथ है जो ऊपर आता है सियासत में, ठीक है, जो जिसके ख़ानदान में सियासत चलती आ रही है, क्या ये ख़ानदानी सियासत जो करता आ रहा है वही बंदा आगे आ सकता है यूथ में? आपको क्या लगता है? और ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चले तो कब तक चलेगा? देखिए, हमारे मुल्क की सियासत इस तरह की है कि आप 100% तो ख़ानदानी सियासत को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप पंजाब में देखें, अगर मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अब काफ़ी एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। अब ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर आप सिंध और पंजाब, बलूचिस्तान में देखें तो उधर ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ओवरऑल तो ये चीज़ इसमें कमी आएगी इंशाल्लाह आगे। लेकिन अगर आप पार्टी के लेवल पे देखें तो देखें, पीटीआई एक सिर्फ ऐसी एक पार्टी है जिसमें कम से कम एक आज भी अगर एक नौजवान लड़का हो तो उसको वो ये भी एक सोच रख सकता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, एक ही पार्टी है जिसमें मैं चेयरमैन बनने का ख्वाब देख सकता हूँ। बाकी पार्टीज़ में तो आप ये सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका तो तरीक़ेकार ही यही है। उनमें तो पार्टी के अंदर कोई जमहूरी सिस्टम है ही नहीं। वो तो एक फैमिली बिजनेसेस हैं जो कि पिछले 30-40 साल से चलते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई ने ये एक ख्वाब हमारे लोगों को दिया है और ख़ास करके हमारे नौजवानों को, कि इधर एटलीस्ट ये जो ख़ानदानी सियासत है ये इस पार्टी में नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर है। अगर आप में सलाहियत है तो आप आगे आएंगे, आप आगे बढ़ सकेंगे। यानी आप आगे आएंगे और आपको चांस दिया जाएगा। एक और मुख्तसर सा सवाल है आपसे, वो ये कि जो यूथ है उसका कहा गया था कि उसकी तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम होगा, ठीक है, और बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म की जाएगी। और अगर जाहिर सी बात है तालीम याफ्ता यूथ होगा, आपका जवान तालीम याफ्ता होगा, तो वो सियासत में भी बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो बाकी भी किसी सेक्टर में बेहतर परफॉर्म करेगा। तो कहा जाता है कि बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, और जो तालीम का बजट है वो भी बड़ा इफ़ेक्ट हुआ। तो आप जो हैं इसके बारे में क्या कहेंगे इस हुकूमत में, स्पेशली जो यूथ का स्लोगन लेकर आई? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि ये फिगर्स किधर से आए हैं, लेकिन अगर मैं तालीम के बजट के हवाले से आपको बताऊं तो 2018 में या उससे पहले जो बजट मुख्तस किया गया था वो तकरीबन कोई 700 अरब के करीब था। एचईसी का बड़ा कट हुआ। मैं आपको ओवरऑल बजट बता रहा हूँ ना। ओवरऑल बजट जो है तो वो इस तरह 700 अरब का था। आज अगर आप देखें तो वो बजट 850 अरब से भी ज़्यादा है।
तो ओवरऑल बजट पीटीआई ने एजुकेशन का बढ़ाया है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों को ये पता ना हो, और ज़ाहिरी बात है अपोजिशन वाले इसको इसी तरह से। अब अगर HEC या इस तरह की कोई ख़ास इदारे हैं जिनका कट लगाया गया है, तो उसके मुख्तलिफ़ वजूहात होते हैं। उसमें इस तरह के चीज़ें होती हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से वो चलते आ रहे हैं और उसके कोई फ़वाइद नहीं थे, कोई फ़ायदा नहीं था उस लिहाज से, तो इसीलिए उसको कम किया गया है और वो बजट कहीं और लगा रहे हैं। तो ओवरऑल बजट एजुकेशन का बढ़ गया है, ये एक फ़ैक्ट है और ये आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर HEC में कोई कहता है कि जी इसका कम किया गया, तो HEC में मेजर चीज़ होती है कि वो स्कॉलरशिप्स हैं, और स्कॉलरशिप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ऐसी नौइयत पे इस दफ़ा दिए गए हैं जो पहले नहीं था। 2 लाख स्कॉलरशिप ऑलरेडी दिए गए हैं। तो इसके अलावा आपने एक और चीज़ पे, एजुकेशन के अलावा एक और चीज़ आपने बेरोज़गारी के बारे में पूछा। हाँ, बेरोज़गारी पे तो मैं वो ज़रूर बात करूँगा, लेकिन एक और चीज़ खैर आपने मेंशन की थी, मेरे जहन से आप निकल गई है, उसका भी मतलब अब काफ़ी अच्छा बजट इस दफ़ा। हाँ, आपने बेरोज़गारी का कहा कि जी उस अनएम्प्लॉयमेंट जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा हो। आज भी आप ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उठाएँ, हमारी शरह जो बेरोज़गारी की है, अगर कोविड भी आया है लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो 19-20 की शरह है वो कम नहीं हुई उस लिहाज से। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो देखें पाकिस्तान में के अंदर भी रोज़गार के मौक़े जो हैं तो वो दिए जा रहे हैं और उसको बढ़ाया जा रहा है, और वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमारे ओवरसीज़ जो हमारे एम्प्लॉयमेंट हैं, जो बैरून मुल्क में हमारे लोग जाके उधर नौकरियाँ करते हैं, तो वो फिगर्स अगर आप देखें तो 2018-19 में हमारे तकरीबन कोई 3.5 लाख के लोग बाहर गए थे। सही। और इस साल जो है 19-20 में कोई 5.5 लाख से भी ज़्यादा लोग गए हैं। तो देखें इसमें हुकूमत की बहुत बड़ी कारकर्दगी इसलिए रही है क्योंकि जैसे ही खान साहब ने हुकूमत संभाली है, उन सबसे पहला काम उन्होंने यही किया है कि वो मिडल ईस्ट में गए हैं, सऊदीया और ये बाकी ममालिक जिधर हमारे काफ़ी लोग रोज़गार पे हैं, उधर गए हैं, उनसे ताल्लुकात बेहतर किए हैं और उनको कहा है कि हमारे लोगों को मौक़े दें, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस शरह में बहुत काफ़ी बढ़ गया है उस लिहाज से। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ ये हुई है। ज़ीशान खानज़ादा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने राय जानी यंगेस्ट सेनेटर की, कि उन्होंने बताया कि वो किस किस एंड्स पे काम कर रहे हैं और कितनी ज़रूरी है यूथ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट। अभी चलते हैं यूथ से बात करते हैं, थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं और क्या क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एहसन महमूद साहब, जो कि नौजवान नस्ल की दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं साद अहमद चांदना साहब, जो कि यंग जर्नलिस्ट हैं और इंटरनेशनली भी यूथ को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कैसे हैं एहसन महमूद साहब? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे जो यूथ है उसके साथ बात करने का उनको जो है वो शर्फ बख्शा। अच्छा, मुझे ये बताएंगे एहसन साहब कि आपको क्या लगता है कि किस हद तक इम्पोर्टेंट है किसी भी नौजवान का सियासत से वाबस्ता होना? बहुत ज़्यादा हद तक, और उसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जिस शख्स ने भी जो काम करना है उसको उस भट्टी से गुजरना चाहिए पहले, जो प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि जो हमारी तुलबा तंजीमों की सियासत रही है या तुलबा सियासत रही है 1970s 80s में, उसी के जो लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी जो सियासत में नाम लेते हैं, जिनको देखते हैं जो अभी हमारे इर्द गिर्द विराजमान हैं, वो सारे लोग वो हैं जो कि 1970s और 80s की सियासत से निकले और तुलबा तंजीमों की सियासत से निकले। बल्कि अगर आप देखें तो बहुत से लोग उनमें से ऐसे हैं जो कि एक ही तंजीम इस्लामी जमीयत तुलबा से निकले एंड देन लेटर ऑन मुस्लिम लीग नून में भी देखे जाते हैं, जमात इस्लामी में देखे जाते हैं या PTI में भी देखे जाते हैं। ये, और आप जितने बड़े बड़े नाम ले लें, जावेद हाशमी हो गए, एहसन इकबाल हो गए, शेख रशीद हो गए, ये सारे वो लोग हैं जो कि तुलबा तंजीमों का हिस्सा रहे हैं। वो एक पूरे प्रोसेस से हो के गुजरे हैं। अगर आप अब की जो देखें कि पिछली एक दिहाई में, तो आपको नौजवान क़यादत नज़र नहीं आती कंपैरेटिवली ऊपर,
कोई प्रोमिनेंट नज़र नहीं आते लोग, नौजवान की आदत, पुराने लोग हैं 40-45 साल की उम्र के। सो प्रोसेस में जब तक नहीं गुजरेगा नौजवान उसके, और सियासत जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर पूरी मुल्क का दारोमदार है, सो अगर नौजवानों ने भागदौड़ संभालनी है मुल्क की तो उनका उस प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि स्टिल तंजीमें मौजूद हैं बट कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे उस तरह से फ़ाल नहीं है। तो इसीलिए वो जो फुकदान नज़र आ रहा है हमें कि जो लोग थे, जो यंग लोग थे जो कि आके सामने आते थे और बड़े प्रोमिनेंट भी होते थे और बड़े डोमिनेंट भी रहे हैं। जैसा हम इन सारे सियासी लीडर जिनका मैंने नाम लिया है उनकी सियासी कैरियर देखें तो वो शुरू से ही जो हैं उन्होंने बड़े लोगों के साथ ना सिर्फ काम किया है बल्कि बाकायदा तहरीक में हिस्सा लिया। एतजाज़ अहसन साहब भी, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रोसेस से गुजरे हैं। तो जब तक आप प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं और बाकायदा किसी के बेटे होने के नाते या किसी की औलाद होने के नाते या कज़न होने के नाते आप उस चीज़ में आ जाएंगे तो आप आ तो सकते हैं, शायद आपको बैक तो रहेगी, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी रिसेंट जो हमारी सियासी क़यादतें आ रही हैं, लेकिन आप पुख्ता नहीं होंगे तो आप इवॉल्व नहीं कर सकते और उस चीज़ को लीड नहीं कर सकेंगे। सो प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोसेस कैसे होगा जब तक तलबा तंजीमें या स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे नहीं उस प्रोसेस में। अच्छा साहब, मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि अभी किस हद तक यूथ जो है वो सियासत में इन्वॉल्व है, आप किस हद तक देखते हैं? देखिए जमाल, अभी अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली यूथ उस तरह से सियासत में इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और आजकल के दौर में यूथ का पॉलिसी मेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और होना चाहिए। और वो तभी होगा कि जब यूथ भरपूर तरीके से सियासत में इन्वॉल्व होगी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? ठीक है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग इक़्तिदार में हैं, एक कन्फ्यूजन है उनके माइंड में कि जो यूथ की रिबेलियस नेचर है, अगर हमने इनको इन्वॉल्व किया तो ये पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करना होगा ताकि हम यूथ को पॉलिसी मेकिंग तक लेके आ सकें। और पॉलिसी मेकिंग तक लाने का जो प्रोसेस है वो सियासत है, वो तलबा तंजीमें हैं। जब प्रॉपर यूनिवर्सिटी लेवल से उनकी ग्रूमिंग होगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा तो बेहतर तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत भी कर सकेंगे। क्योंकि अब मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पे अब आप एक 40 या 50 इयर्स ओल्ड बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 20 साल या 25 साल का जो लड़का है, ये जो आप कह सकते हैं यूथ है, उसके लिए अफेक्टिव पॉलिसी बनाएगा। फॉर एग्जांपल हम आईटी वर्ल्ड की बात करते हैं तो आईटी की स्ट्रेटजीज सबसे बेहतर वो बना सकता है जो उसके बारे में पढ़ रहा है, जिसको एक्सपोजर है। तो उसके लिए हमें मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, जो ग्लोबल विलेज हमारा एक वर्ड बन चुका है, इसमें सर्वाइव करने के लिए यूथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा अहसन साहब, मुझे ये बताएंगे कि दो के ये जो हुकूमत है हमारी मौजूदा, इनका ये स्लोगन था, नारा था कि हम लोग यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, और वो लेकर आए, यूथ उनको भी लेकर आया और उनकी बड़ी जो थी कंपैटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है और वो साथ चलते रहे। लेकिन यूथ जो है कोई ख़ास खुश नहीं दिखाई देता उनसे, तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखें जमाल, ये जो यूथ को सपोर्ट करना या एक नारा लगाना, लेट्स से तब्दीली का नारा या जो भी नारा है, सो ये किसी भी तहरीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक चीज़ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या अगर हम लोग देखें तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो एकदम से नहीं होता। ठीक है। सो अगर आप कहते हैं कि 2013 से या 2015 से आप एक ग्रुप को इकट्ठा करें, उसको मोबिलाइज़ करें, और स्पेशली आप थ्रू जिस तरह साद ने बात की है आईटी की, तो आप देखें कि एक फ़ेसबुक पे एक बूम आया है और अब की जो जनरेशन जो है वो ज़्यादातर फेसबुक वॉरियर्स हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं। तो वो जो बूम है वो एक बहुत सतही होता है। ठीक है। जब तक आप एक चीज़ को प्रॉपर पनपने नहीं देंगे, जिस तरह मैंने पहले बात की थी प्रोसेस की, तो वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेगा। हम जिस तरह कहते हैं कि इस दुनिया का जो सबसे होलिस्टिक जो रेवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ही एवोल्यूशन है, इट वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक पूरी प्रोसेस के थ्रू तहरीक चल रही है। हम देखते हैं कि 10 साल मक्का मुकरमा के हैं एंड देन 13 साल जो हैं वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब मदीना मुनव्वरा के हैं। सो एक दो डिफरेंट एराज़ हैं कि पहला एक बहुत स्ट्रगल का एरा है जिसमें बहुत कम लोग तैयार हुए हैं आपका साथ देने के लिए, एंड देन उसके बाद बाकायदा जंगें हैं, बाकायदा एक पूरा प्रोसेस है जो फॉलो हो रहा है। सो जब तक उस सिस्टम के थ्रू, इस तरह का एक सिस्टम जिसमें इवॉल्व नहीं होगी
बेशक वो यूथ हो या बेशक आवाम हो एक अपने निचले लेवल से, जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगी तो तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर हम देखें जो पिछला एक दिहाई का जो प्रोसेस है हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो भी ऐसा ही है। मतलब नारों के ऊपर कभी रोटी और कपड़ा मकान, या एक नया पाकिस्तान का नारा, या मुस्लिम लीग का अपना नारा, वोट को इज़्ज़त दे, जो भी है, जब तक वो प्रोसेस नपेगा नहीं, जब तक आप या मैं एज एन इंडिविजुअल उसके साथ रिलेट नहीं कर सकेंगे, उस नारे के साथ, उस प्रोसेस के साथ, उसको टाइम नहीं देंगे, सिर्फ एक हैशटैग से पोस्ट कर देने से वो नहीं बनता। उसका आपका आइडियोलॉजिकली उस बात के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो इमरान खान हो जिनका एक अपना बहुत बड़ा करिश्मा है, या उनके अलावा कोई भी बंदा, कोई भी फ़र्द आ जाए, जब तक वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो यूथ जो कि अगर आप ये बॉलीवुड की या हॉलीवुड की कोई मूवी तो है नहीं 3 घंटे में जो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो ये वही मसला है जिन्होंने एक करिश्मा को फॉलो किया 2013-14 के बाद, और जैसे ही बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली ग्राउंड रियलिटीज़ को जाने बगैर एक सर्टन बंदे से, तो वही हाल होता है कि 2 से 3 साल में फ़ौरन से आप देखें कि 6 महीने में लोग इमरान खान से मुतनफ़र होना शुरू हो गए, डिफेंड नहीं कर सके। यही रीज़न है। आप देख लें हमारा मनहसुल कौम ना एक बड़ा मसला है। जैसा कि आप यहाँ से चलना शुरू करें और किसी से भी पूछें, आप सर्वे करा लें, तो इस मुल्क में इस टाइम भी सबसे पॉपुलर क्रिकेटर जो है इमरान खान के पास कौन होगा? शाहिद अफरीदी। हालांकि इमरान खान के दौर में भी जितना इंपॉर्टेंट रोल जावेद मियांदाद का था या और लोगों का था या वसीम अकरम या इन लोगों का, सेम इस टीम में भी जो था शाहिद अफरीदी के 30 रन सबको याद रहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मिसबा या यूनस की पार्टनरशिप होती थी या ऊपर से स्कोर होता था या बॉलर्स का किरदार होता था, वो हम सारे भूल जाते हैं। सो यही हाल है। हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हैं, और हमने सारी उम्मीदें लगा ली इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ही क्या टैक्स देंगे, इमरान खान साहब की क्या ज़िम्मेदारी है कि मुझे पढ़ाना है, या तो जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, फ़र्द वाहिद से उम्मीदें लगा लेंगे और वो खोखली होंगी बिकॉज कि आप आइडियोलॉजिकली फ़ॉलो नहीं कर रहे, आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं डिजिटल मीडिया का, तो फिर आपको नाउमीदी होगी। सो मेरा ये ख्याल है कि उसमें बहुत सारा कसूर इमरान खान का नहीं है, बहुत सारा कसूर हमारा अपना भी है। रीज़न ये है कि प्रोसेस जब तक फॉलो नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो नाउमीदी होगी। अच्छा, आपको ये लगता है कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ इसलिए जो यूथ है वो इन्वॉल्व नहीं है। नाज़रीन, हमने नौजवान नुमाइंदों की राय जानी। इसके बाद हमारे साथ होंगी एक फ़ीमेल नुमाइंदा जो कि फ़ीमेल यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं, आयशा मसूद जंजुआ साहिबा। उनसे बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा मसूद जंजुआ साहिबा जो कि फ़ीमेल यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फ़ीमेल्स का सियासत में होना कितना ज़रूरी है। जो हमारी यंग ख़वातीन हैं, जो नौजवान ख़वातीन हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं। थैंक यू सो मच आयशा साहिबा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आयशा साहिबा, सबसे पहले तो अपना मुख्तसर सा तारुफ करा दें। Thank you so much, Jamal, for having me. मेरा नाम आयशा मसूद है, as Jamal has mentioned, and I am representing here a human rights organization, and I am the project coordinator of that organization. ठीक है। So as you have mentioned कि यूथ का और स्पेशली औरतों का कितना ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिक्स में आना और उनकी रिप्रेजेंटेशन होना। सो इफ़ वी लुक एट द स्टैट्स, 47% ऑफ द टोटल जो हमारा वोट होता है वो यूथ का है। सो उसमें से भी इट्स ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द वोट which is the youth one. So the youth should be represented in the politics more, and especially the women, because women already वो marginalized होती हैं, already we come from a background के जहाँ पे हमारी cultural और society में इतनी ज़्यादा pressurizing वो होती हैं, stigmatization होती है जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ सकती। तो I think especially women here should be represented and should be a part of politics in Pakistan. अच्छा, तो क्या उनको हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो वैसे भी उनका बाहर निकलना मुश्किल होता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं। वो तो मेन क्या क्या वजूहात हैं जो उनको रोकती हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक स्पेशली जो मैंने पहले भी मेंशन की, आई थिंक हमारा कल्चरली एक वो ऐसा सिस्टम है, पेट्रियार्की का सिस्टम है जिसमें women cannot come out of that shell even when they get education
उनको उस पॉलिटिकल सिस्टम, उन्हें उस पॉलिसी डिसीजन मेकिंग सिस्टम में लाया नहीं दिया जाता, ठीक है। हाउ मेनी वुमेन पॉलिटिशियंस हैव यू सीन? बेनज़ीर वाज वन ऑफ देम, जिनकी वजह से उसके भी बहुत ज़्यादा, बेनज़ीर को भी लोगों ने फॉलो करने से इनकार कर दिया था बिकॉज शी वाज अ वुमन। सो दैट इज़ वन ह्यूज एग्जाम्पल कि औरतों की एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में। उनकी अगर वो पॉलिटिक्स में आ भी जाती हैं तो उनको डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं दी जाती, उनको रोल्स नहीं दिए जाते जहाँ पे वो इम्पैक्ट कर सकें सोसाइटी को और अपनी मुल्क को। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो नौजवान ख़वातीन हैं वो विलिंग हैं कि वो सियासत का पार्ट बने पाकिस्तान में, और अगर वो पार्ट बनना चाहती हैं, ठीक है, तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होता है, क्योंकि उनको बेसिक्स का भी नहीं पता होता कि वो क्या है, तो किस तरीके से वो अवेयरनेस डेवलप करें? किसी इंस्टीट्यूट जाएं या पार्ट बने, कैसे करें? I'll mention one example here, Youth Parliament, which was formed in 2007 by the help of a PILDAT. It's a non-profit. तो उन्होंने यूथ पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ एन एग्जाम्पल कि जिसमें यंग लड़कियाँ, यंग लड़के, दे शुड गो, दे शुड साइन अप फॉर दैट। इट्स द सेम पैटर्न पार्लियामेंट की तरह की एक यूथ पार्लियामेंट है वो। उसमें वो लोग जा सकते हैं, दे कैन हैव प्रॉपर ट्रेनिंग्स। वो एक उनको एक तैयार करता है कि वो फ्यूचर के लिए या फिर इस तरह की पोजीशंस के लिए दे कैन प्ले द रोल ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन इन द फ्यूचर। एंड आई ऑल्सो थिंक कि ये सिर्फ एक बड़े लेवल का काम नहीं है, ये फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लेवल, फ्रॉम द स्कूल लेवल, द वुमेन एंड द यंग गर्ल्स शुड बी ट्रेंड, दे शुड बी एक्चुअली एजुकेटेड, और उनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसके थ्रू दे कैन कम आउट ऑफ देयर शेल, दे कैन बी एम्पावर्ड एंड दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द वुमेन एंड फीमेल सेगमेंट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। अच्छा, तो किस हद तक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना किरदार इस चीज़ में अदा कर रही हैं कि वो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको जो है वो सही तरीके से आगे लाएं, वो एक अच्छी सियासतदान बने, या एटलीस्ट अगर वो सियासतदान प्रॉपर नहीं भी बनती तो अपना किरदार जो है वो सही तरीके से सरअंजाम दें? I'll mention one thing here is that के youth unions और student unions जिनका बहुत अरसे पहले जो कि ख़त्म कर दी गई थी। So I think I would say कि revival of student unions would really help women in our country. वो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, मेल फीमेल की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, फिर उस लेवल से ही पॉलिटिकल सिनेरियो में एंट्री अच्छी रहेगी। आई थिंक फॉर नाउ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम पॉलिटिक्स के ऊपर बात की जाती है, सेंसिटिव टॉपिक्स को अवॉइड किया जाता है, उन पर डिस्कशन नहीं की जाती, और वुमेन को तो वैसे ही औरतों को फेस करना पड़ते हैं इतनी डिफ़िकल्टीज़, दे हैव टू रियली वर्क हार्ड टू उनकी आवाज़ सुनने के लिए उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है कि वो अपनी आवाज़ किसी को सुना सकें या उनको एम्पावर कर सकें किसी और को अपनी। अच्छा, मुझे ये बताएंगी कि बहुत हद तक जो अगर यंगस्टर्स को देखा जाए यहाँ पे, तो वो तो इन्वॉल्व होते हैं, अगर मेल्स जितने भी हैं वो तो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब फीमेल्स होती हैं तो क्रिटिसिज्म बहुत हद तक उन पर किया जाता है, तो मोस्टली वो डर के छोड़ देती हैं या आगे नहीं आती। तो कोई ऐसी बात जो उनको एम्पावर करने के लिए आप समझती हैं ज़रूरी है, और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए उनको? आई थिंक फियर तो सोसाइटी में डेवलप किया गया है, ये इट्स नॉट फ्रॉम नाउ, इट्स बिन देयर फॉर एजेस, ठीक है। वो हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा पेट्रियार्की है, जैसे मैंने मेंशन की है, जिसकी वजह से औरतों का एक सबमिसिव रोल है, उनको पढ़ाई के बाद शादी की वो कर दी जाती है और उनसे स्पेसिफिक रोल्स एसोसिएट कर दिए जाते हैं कि औरत उस काम में काम नहीं कर सकती है। आई थिंक सबसे पहले तो हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी, एक ओपन सोसाइटी में कदम रखना पड़ेगा। बट जमाल, आई थिंक अब ये जो हमने इलेक्शन देखे हैं पिछले, उसमें एक तरह की हमें विमेन रिप्रेजेंटेशन भी नज़र आई है काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप में। तो आई थिंक इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। ये मैं नहीं कह रही कि बहुत बड़ा स्टेप हुआ है, बट आई थिंक इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। और यंग लोग भी आए हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम सो मैनी पीपल फ्रॉम द यूथ वोटेड, और उनकी वॉइस भी आई है, औरतों की वॉइस आई है, रूरल एरिया से औरतों ने वोट किए हैं। तो आई थिंक इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। उसके अलावा जहाँ तक बात है कि फ़ियर की, तो आई थिंक इट विल टेक टाइम। तो आई थिंक टू बी अ पार्ट ऑफ सच मूवमेंट्स एंड टू बी वोकल, और सोशल मीडिया स्पेशली आई हैव टू मेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल नाउ डेज़, बिकॉज हम टेक की दौर में रहते हैं, और सोशल मीडिया कैन बी अ टूल फॉर वुमेन स्पेशली टू कि वो अपने आप को, अपनी आवाज़ को उठा सकती हैं और उसको बता सकती हैं लोगों को कि हाउ दे फील एंड हाउ दे वांट टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। अच्छा, मुझे ये बताएंगी कि अभी जो मौजूदा हुकूमत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये स्पेशली एक स्लोगन लेकर आए, एक नारा लगाया कि वो यूथ का साथ देंगे, उनको यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। तो उसमें ख़वातीन आप किस हद तक देखती हैं, और उस एरिया में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन जो थी वो कितनी थी?
आई थिंक जो एज यू मेंशन कि पीटीआई ने बहुत ज़्यादा यूथ को साथ टारगेट किया अपनी मैसिव कैंपेन से, और मेजॉरिटी उनके साथ यूथ थी। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ कि उनका एक चेंज का नारा था और सब कुछ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूथ थी। देयर इज़ अ पार्ट कि भाई औरतें रिप्रेजेंटेटिव हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जरताज गुल है, शी इज़ फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड एंड शी इज़ नाउ द क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि जो बहुत अच्छा चेंज है एक तरह का, बट आई वुड इंकरेज द नेक्स्ट गवर्नमेंट्स एंड द नेक्स्ट पोलिटिकल पार्टीज़ टू इंक्लूड मोर। और हम बेनज़ीर के बाद वी हैव नेवर सीन अ बिग लीडर ठीक है। फ्रॉम तो द मेन। आपको क्या लगता है कि इन केस अगर ये जो हमारा जो माशरा है, ये अगर जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है इसको आगे भी ले आए, ठीक है, तो क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इनको लेकर चलेंगी साथ में? वही मैंने बताया ना, सोच को बदलने का वो है। किस हद तक बदलती देख सकती हैं? देयर इज़ अ चेंज, एक लहर है पाकिस्तान में जो आई है, मैं देखती हूँ कि किस अब हद तक इफेक्टिव है वो? इफेक्टिव आई कैन नॉट मेजर इट बिकॉज इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो मेजर की जा सकती है, बट ठीक मैं है। ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब औरतों के साथ कुछ होता है तो वो चुप नहीं रहती हैं और वो ठीक है। बोलती हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब उनकी सियासत में रिप्रेजेंटेशन भी है और उनको अच्छा करने में कोई रोक भी नहीं सकता अगर वो अपने लिए स्टेप उठाए? जी ठीक है जी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आपके टाइम you का। so much. ठीक है जी। कौम की ताकत नस्ल जवां है, देश की हिम्मत नस्ल जवां है, आंख का तारा दिल का सहारा बाजुए हिम्मत नस्ल जवां है। नाज़रीन, आपने यूथ की राय जानी, यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स की राय जानी। उनका यही कहना था कि नौजवान नस्ल का सियासत में होना बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ उनको रोकती है वो है पॉलिसी मेकिंग। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, जाहिर सी बात है फ़ौरन से इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन विद टाइम तो इवॉल्व हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता जो नौजवान नस्ल है वो सियासत को टेक ओवर करे, उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि ये जो माशरा है, इस माशरे की जो सियासत है वो बेहतर से बेहतर बने। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।